हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेंड नाटी की एक और वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो रेंट और बाई का आर्ग्यूमेंट है। काफ़ी हमारा सर्कल है, उसमें भी हम देखते हैं यार, कुछ लोग बोलते हैं कि है ना घर बाई करना चाहिए या घर रेंट पे लेना चाहिए। काफ़ी लॉजिक्स होते हैं, काफ़ी इमोशनल चीज़ें भी अटैच होती हैं कि यार हाँ नहीं बाई करना अच्छा है। कुछ कहते हैं कि यार रेंट पे है ना ज़्यादा अच्छा है ना, हमें है ना फाइनेंशियल व्यू से रेंट अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे बाई और रेंट की कॉस्ट का, प्लस उसके आगे पीछे जो भी फैक्टर्स है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपना एक डिसीजन ले पाएं कि आपको है ना बाई करना है हाउस या रेंट पे लेना है। दोस्तों, जब भी ये डिस्कशन आता है कि है ना घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, तो दोनों के फेवर में कुछ चीज़ें बोली जाती है और दोनों के अगेंस्ट में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती है। जैसे कि अगर कोई है ना घर खरीदता है तो है ना बोला जाता है कि यार घर खरीदना इसलिए सही है कि है ना वो प्रॉपर्टी अपनी होती है, लॉन्ग टर्म में अपना एक एसेट बन जाता है। और रेंट के लिए है ना बोला जाता है कि यार रेंट में है ना कम आपको रेंट देना पड़ता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे है ना बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट पे डालें कि एट प्रेजेंट इस वीडियो का एनालिसिस स्टार्ट होने से पहले आप क्या सोचते हैं कि घर खरीदना अच्छा है या बाई करना अच्छा है या रेंट पे लेना अच्छा है। तो ये चीज़ है ना आप कमेंट पे ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, एक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि आप बाई कर रहे हैं घर, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, और आप रेंट पे ले रहे हैं घर, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जी हाँ, 20 ईयर्स एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे आप है ना अगर एक घर खरीदते हैं तो आपकी उसकी EMI जो आप कन्वर्ट करवाएंगे 20 साल के लिए, तो उस पर आपकी कितनी कॉस्ट बन जाएगी, आप उस पर डाउन पेमेंट कितना देंगे, उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा कि है ना आपने जितनी भी कॉस्ट करी है, और उसके बाद है ना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या बनी है। तो ये चीज़ आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। सेम हम कंपेयर करेंगे कि है ना रेंट पे अगर हम उसी पीरियड ऑफ टाइम पे हम घर रेंट पे रहते हैं और उतना अमाउंट जो हमारा बच रहा है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इतना कितना रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। अब हम सबसे पहले घर खरीदने की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक 2 या 3 BHK का हाउस ले रहे हैं अच्छी सी लोकेशन में, और उसकी कॉस्ट आपको लमसम में पड़ रही है 50 लाख रुपीज़। अब होता क्या है कि है ना कोई भी आपको लोन जो मिलता है वो मैक्सिमम रेजिडेंशियल चीज़ पे है ना 80% का मिल जाता है, और 20% आपको डाउन पेमेंट करना होता है। अब इस 50 लाख के घर पे आपको जो डाउन पेमेंट देना होगा वो होगा 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करेंगे और 40 लाख का लोन आपको मिलेगा, उसकी आपकी 20 साल की EMI बन जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे 20 साल के इंटरवल पे जो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, उस पे जो आपने इंटरेस्ट दिया है अपने 40 लाख के लोन पे, वो लगभग इंटरेस्ट 20 साल में बन के आता 40 लाख रुपए। तो आपका जो टोटल आपने कॉस्ट दी है उस मकान को खरीदने में, वो दिया है 50 लाख प्लस 40 लाख विद इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका अराउंड 90 लाख के आसपास। अब हम इसमें है ना कुछ अदर चार्जेस है ना ऐड कर लेते हैं, जैसे कि है ना आप की है ना मंथली मेंटेनेंस या एनुअल मेंटेनेंस है ना, आपको है ना जो खर्चा आता है वो 2000 रुपये हर महीने के हिसाब से है ना हम ऐड करेंगे, प्लस इन्फ्लेशन है ना 6% के साथ ऐड करेंगे। तो लगभग ये 8 से 8.5 लाख का है ना आपका खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों, इन द एंड ऑफ 20 ईयर्स जो आपकी टोटल कॉस्ट गई है, आपका जो डाउन पेमेंट था, प्लस आपने जो EMIs दिए है 20 साल तक, प्लस आपने जो है ना एनुअल मेंटेनेंस के जो कॉस्टिंग ऐड करी है, ये पूरा खर्चा एक 50 लाख के घर में आपको लगभग पड़ जाता है 1 करोड़ 20 साल के एंड में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेंट पे घर लेने की। वही 50 लाख का घर 2 या 3 BHK अब आप रेंट पे ले रहे हैं। रेंट पे जो आपकी है ना रेंट जाएगी करीब है ना, अगर आप कितना भी कम करा ले, 50 लाख का जो घर है 2-3 BHK आपको 11-12 हज़ार की स्टार्टिंग रेंट पे करना पड़ता है एट द प्रेजेंट टाइम, किसी अच्छे एरिया में आप रह रहे हैं। वही रेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8 से 10% पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ आपको हो सकता है 20 साल के एंड में, अगर आपने हाउस चेंज भी करे हैं, कितनी भी रेंट कम कराई है, तो वो अराउंड है ना 18 to 20,000 आपको जब आप 20 साल बाद है ना वो दे रहे होंगे उसका रेंट। तो ये चीज़ अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो करीब 15,000 आपको पर मंथ रेंट देना होगा फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब इस 15,000 रेंट देने का मतलब है वो जो EMI आपकी 33,500 की बन रही थी 50 लाख के घर पे लोन लेके, तो उसमें आपकी सेविंग हो रही है अराउंड स्टार्टिंग में है ना 18-20 हज़ार, और जैसे ईयर ऑन ईयर रेंट बढ़ेगा तो वो थोड़ी सेविंग कम होती जाएगी, तो हो सकता है एंड में है ना 11-12 हज़ार। तो इसका भी हम एवरेज ले लेते हैं 50,000 कि आप 15,000 हर महीने सेव कर पा रहे हैं रेंट पे घर लेके।
जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी कितनी रेंट गई है टोटल इन 20 साल में। 15,000 के एवरेज से 20 साल में आपकी जो टोटल रेंट जाएगी वो जाएगी लगभग 82 लाख रुपीज़। जी हाँ, 82 लाख रुपये का आपका है ना टोटल कॉस्ट जाएगी, आपके जेब से पैसा जाएगा। और जहाँ हमने वो सिनेरियो देखा जो हम घर खरीद रहे हैं उसमें हमारा लगभग 1 करोड़ रुपए जाएगा। डिफरेंस ये है कि वो घर आपका खुद का है, और रेंट में डिफरेंस ये है आपके पास अब कोई एसेट नहीं है, वो पैसा पूरा चला गया है। लेकिन दोस्तों, रेंट पे घर लेने का जो दूसरी पिक्चर है, जो बेनिफिट है, वो है आपका जो 10 लाख का अमाउंट था जो आपने घर खरीदते टाइम डाउन पेमेंट देना था, वो आपने सेव कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, और 12% के रिटर्न से 20 साल पे आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। उस 10 लाख की अमाउंट का 12% के रिटर्न से 20 साल के पीरियड पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 96 लाख। जी हाँ, प्लस आपने जो 15,000 हर महीने बचाए थे और आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको अगर हम कैलकुलेट करें 12% के रिटर्न से 20 साल बाद, वो हर महीने जो 15,000 आपने इन्वेस्ट करते उसकी वैल्यू होगी 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए प्लस जो 10 लाख जो आपने इन्वेस्ट करते उसकी वैल्यू 96 लाख। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास है ना इन्वेस्टमेंट की है ना प्रॉफिट मिलता है। माइनस करें आपने जो रेंट दिया था करीब 82 लाख का, तो ये तीनों चीज़ों को हमने ले लिया। 10 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, 12% के रिटर्न से आपको मिले 96 लाख। आपने 15,000 हर महीने इन्वेस्ट करे, 12% के रिटर्न से आपको मिले 1.5 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल कैलकुलेशन की। रेंट के सिनेरियो पे आपको मिला 10 लाख का अमाउंट पे 12% रिटर्न 20 साल पे, जिससे आपने 96 लाख की अमाउंट, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ना, जमा कर लिया। प्लस जो 15,000 आप हर महीने बचा रहे थे वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे SIP पे, म्यूचुअल फंड या जो भी, आप 12% का रिटर्न अगर निकालते तो वो 1.5 करोड़ की वैल्यू हो जाती है। इन दोनों अमाउंट में से माइनस करेंगे आप 15,000 का जो आपका हर महीने रेंट जा रहा था फॉर द टाइम ऑफ 20 ईयर्स, वो जा रहा था 82 लाख। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बचेगा वो होगा 1 करोड़ 63 लाख। जी हाँ, 1 करोड़ 63 लाख रुपीज़ आपके है ना पास होंगे एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, अगर आप रेंट वाले सिनेरियो के साथ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप घर खरीदते हैं, उस सिनेरियो में क्या हुआ। आपके पास 1 करोड़ करीब खर्चा हो गया, घर खरीदा, जो भी EMI आपने पे करी, तो आपका पूरा 1 करोड़ का खर्चा हो गया। लेकिन दोस्तों, जो आपकी रियल एस्टेट की जो आपका एसेट है उसका भी एप्रिसिएशन होगा। जो आपने 20 साल पहले 50 लाख का घर खरीदा था, उसकी वैल्यू 20 साल बाद, क्योंकि रियल एस्टेट कभी है ना 10% भी बढ़ जाता है, कभी 12% बढ़ जाता है, कभी 5% बढ़ता है, तो ये एक एवरेज वैल्यू 8% ऑन एन एवरेज ईयर बाय ईयर ग्रोथ के साथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब वैल्यू बैठेगी आपकी 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो दोस्तों, घर खरीदने के केस में जो एट द एंड आपकी जो वैल्यू बचेगी इस सारे सिनेरियो में, वो बचेगी आपकी 1 करोड़ 33 लाख। तो दोस्तों, इन दोनों सिनेरियो को अब हम कंपेयर करें तो यार आपकी जो घर खरीदने के केस में जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 1 करोड़ 33 लाख रुपए की। वहीं अगर हम रेंट पे घर लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1 करोड़ 63 लाख की। करीब 30 लाख का डिफरेंस आपको बचता है। लेकिन आपने जो उस टाइम 50 लाख का घर बाई किया था वो आज के टाइम पे लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच की वैल्यू रखता है। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट कमाया है और जितने भी आपने है ना सेविंग्स करी है, अपने रेंट से बचा के जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, उसकी जो वैल्यू है लगभग है ना 1 करोड़ 65 लाख की बचती है, जिससे आप वो घर तो है ना अभी बाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी आपके पास एडवांटेज है। हो सकता है यार वो लोकेशन पुरानी हो गई हो, तो आपके पास बहुत चॉइस है इस टाइम, क्योंकि आपके पास पैसा हाथ में है। वहीं अगर हम बाइंग की बात करें तो जो वो घर है, वो घर आपके पास पैसा नहीं है, वो आपके पास एसेट है, तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं है अभी हाथ में। लेकिन इन दोनों में भी है ना कुछ बेनिफिट हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार बेनिफिट क्या है। कि अगर आपका खुद का घर है, अगर आपका खुद का घर है तो आपके पास यार मतलब जो ऑनरशिप एडवांटेज है वो आपकी रहती है। आप डिसीजन मेकर खुद हैं, आप घर में कुछ भी काम कराना चाहे अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई ऑनर आपको टोकेगा नहीं। साथ ही साथ आपकी एक सिक्योरिटी है ना बनी रहती है कि यार ये घर मतलब अब मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है। और जैसे कि रेंट के टाइम पे ना कभी भी ऑनर बोल सकता है यार अब
तुम है ना जाओ यहाँ से, हमें है ना ये रूम चाहिए या वो चाहिए, तो आपको है ना घर चेंज करने होते हैं। वो चीज़ आप है ना घर खरीदते टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। साथ ही साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, चाहे फोर्सफुली आपको EMI पे करनी हो, लेकिन एक एसेट आपके नाम आ चुका है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता ही है। उधर ही अगर हम रेंट के है ना प्रोस की बात कर ले तो रेंट में फ़ायदा ये है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको है ना एक ही जगह रुकना नहीं है, आपके पास चॉइस होती है, कभी है ना आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। प्लस मेंटेनेंस पे आपको कोई खर्चा नहीं करना होता, जो भी मेंटेनेंस है वो है ना आपका ऑनर देखता है। तो ये आपको यार अगर है ना घर पे कुछ है ना चेंजेस, मेजर चेंजेस लग रहा है कि यार अब ये घर है ना मेरे लिए नहीं चलेगा, आप है ना अच्छे घर पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो एक एडवांटेज रहता है। प्लस अगर आपकी है ना इनकम स्टेबल नहीं है, आपका है ना EMI फोर्सफुली नहीं दे सकते, बड़ी अमाउंट का EMI नहीं दे सकते, क्योंकि आपने कल को घर ले लिया लेकिन आपकी इनकम नहीं है, कल जॉब चली गई, तो वो घर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। उस सिनेरियो में रेंट का घर बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज देता है। प्लस रेंट के घर पे आपका एक लोअर रिस्क है, आपको है ना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आ रहा EMIs का, एक फ्रीडम आप है ना महसूस करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन के साथ साथ, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिससे आपकी सेविंग्स कर सकते हैं टाइम के साथ, सही टाइम पे उन सेविंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फाइनल आर्ग्यूमेंट अगर हम कंक्लूड करें तो घर खरीदने के अलग अलग सिनेरियो होते हैं। घर खरीदने का एक सही टाइम होता है, अगर आपका स्टार्टिंग टाइम है कि यार आपको है ना घर खरीदना ही है, या पेरेंट्स साथ में हैं और आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक घर खरीद सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं करें कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा है ना मैं करूं, लेकिन आपकी इनकम नहीं है और आपने बहुत ज़्यादा है ना अपने आप पे लोन ले लिया है, तो वो घर खरीदना बेटर डिसीजन नहीं है। इनफैक्ट आप है ना कुछ साल है ना वेट करिए, उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा के, जब आप पे बहुत चॉइस आएगी, जब आपका टाइम अच्छा होगा और आपने है ना काफ़ी अच्छी सेविंग कर ली होगी, तो उस टाइम घर खरीदना बहुत बेनिफिशियल रहता है, कम से कम लोन के साथ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, काफ़ी है ना जो आपके डाउट्स होंगे और आपके आर्ग्यूमेंट होंगे वो भी आपने है ना फील करा होगा कि हाँ यार हमारे माइंड में भी ऐसी ऐसी चीज़ चलती है, थॉट प्रोसेस चलता है, तो वो चीज़ भी है ना आप कमेंट पे ज़रूर शेयर करें कि आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और इस वीडियो के बाद आपकी कोई हेल्प हुई या नहीं हुई, या क्या और चीज़ आप जानना चाहते हैं इस रेंट और बाई से रिलेटेड कि यार क्या चीज़ सही रहेगी। अगर मेरी ये कंडीशन है, ये सिनेरियो है, तो वो भी कमेंट करें कि है ना इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।